हुमैरा के कत्ल को भूल जाने के लिए, हुमैरा की डेड बॉडी को भूल जाने के लिए आपको एक और मकतूला की डेड बॉडी चाहिए होगी कि उस बच्ची के ऊपर जुल्म के कौन से पहाड़ टूट रहे हैं, उसकी कौन कौन सी हड्डी सलामत बची है, क्योंकि बाकी सारा ढांचा मजरूब होता है, चोटो चोट होता है। कोई दिन जाता था, कोई महीना जाता था कि आपके सामने एक घरेलू मुलाजिमा की लाश, एक बच्चे को जब इतना मार दिया जाए तो मेरी नजर में वो मर जाता है। प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर कयाम पजीर होती हैं, कमरा लेकर रहती हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ती हैं, वो किन कामों में पड़ जाती हैं। किराएदार के तौर पे अगर एक मालिक मकान किसी भी औरत या लड़की जो तन्हा है, जिसके साथ मर्द नहीं है, उसके कवायफ दर्ज कराने का पाबंद होना चाहिए। ख़वातीन हुज़रात, लाउड स्पीकर लिए हुए डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने इब्तिदा में आपको छोटी सी दरखास्त करनी है जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है और मेरी एक छोटी सी टीम का ताल्लुक है, उनके लिए हौसला अफजाई यकीनन होगी। और वो सिर्फ ये है कि इस वीडियो को देखते हुए या इस चैनल को देखते हुए आप अपनी एक उंगली दबा दीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, बेल आइकॉन पे, या कमेंट कर दीजिए। इससे ये होता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और YouTube की निगाह में हमारी इज्जत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। और यकीन कीजिए, आपकी एक पाई भी इसमें नहीं लगती। दिल बड़ा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बोलते रहें, आप सुनते रहें, तो फिर इतना सा हिस्सा आपको भी डालना है। ख़वातीन हुज़रात, पूरा मुल्क अभी तक एक स्पेकुलेशन की जद में है। एक कत्ल है जिसका जिक्र अभी तक जारी है और कोई वक्त नहीं जा रहा। तकरीबन 8 जुलाई को बॉडी डिस्कवर हुई हुमैरा की, मगर अभी तक हम उसकी बॉडी को दफन भी कर चुके हैं। मगर इस किस्से को दफन करने के लिए हमें क्या चीज दरकार होगी, मैं आपको बताता हूं। हुमैरा के कत्ल को भूल जाने के लिए, हुमैरा की डेड बॉडी को भूल जाने के लिए आपको एक और मकतूला की डेड बॉडी चाहिए होगी। फिर आपको एक नई कहानी मिल जाएगी और तमाम कंटेंट क्रिएटर्स, तमाम न्यूज कास्टर्स, तमाम एंकर्स को और यूट्यूबर्स को भी एक नया मौजू हाथ आ जाएगा। मगर जब तक ये नहीं होता, अभी आप हुमैरा की ही डेड बॉडी का किस्सा, किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, खुदकुशी हुई, ये हुई, पुलिस से कह रही, वगैरह वगैरह। ख़वातीन हुज़रात, अगर हमें पता भी लग गया कि हुमैरा का कातिल कौन है, तो यहाँ कौन कैफरे किरदार को पहुंचा है? कोई नहीं। क्या हुमैरा वापस आ जाएगी? कतई नहीं। हमने दरअसल इसमें से सीखना क्या है, करना क्या है? आइए, डॉक्टर उमर आदिल एक मामूली आदमी है, आपको ये बताता है कि हमें क्या सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए। ख़वातीन हुज़रात, मैं दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, बल्कि मैं दरख्वास्त करूंगा अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम साहब के लिए एक छोटी सी मुखलिसाना अर्जदाश्त है। हजूर बाला, काइंडली, मेहरबानी से आप लोग अकेली औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कवानीन बनाएं और उनको सख्ती से नाफिज करें। मैं आपको समझाऊं जरा कि अकेली औरत कहाँ कहाँ होती है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में अगर एक अकेली लड़की या खातून या बड़ी उम्र की औरत कहीं आके किराएदार के तौर पे रिहाइश रखना चाहती है, अगर हमारे यहाँ कोई विमेंस हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल में किसी मज़ाफ़ाती इलाके से आई हुई लड़की प्राइवेटली रहना शुरू कर देती है, अगर हमारे यहाँ कोई बच्ची किसी की मुलाजिमा रखी जाती है अशराफिया के घरों में, इसकी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इंदराज होना चाहिए। मकामी थाने को पता होना चाहिए कि फलां बिल्डिंग के फलां फ्लैट के अंदर एक अकेली खातून रहती हैं जिनके साथ कोई मर्द या खानदान नहीं है। उनके कवायफ उनके पास होने चाहिए, उनकी फैमिली का उनके पास इंदराज होना चाहिए, ताकि किसी भी ऐसी सूरत हाल में कि वो कई दिन तक, कई महीनों तक मिले ना, तो हम किसको कांटेक्ट करें? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि हर रोज़ इस मुल्क में अकेली ख़वातीन की ज़िंदगियाँ और इज़्ज़तें पामाल होती रहेंगी। एक बात आपको मैं बताऊं कि मैंने जिक्र किया कि वो लड़कियां जो आके मुख्तलिफ बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर कयाम पजीर होती हैं, कमरा लेकर रहती हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ती हैं, वो किन कामों में पड़ जाती हैं। ख़वातीन हुज़रात, बहुत बुरा दौर है। लड़कियां छोटे मोटे शहरों से आती हैं, वालिदैन ये समझते हैं कि पढ़ाई के लिए गई हैं। जब बड़े शहर के अंदर आती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी कठालियाँ ऐसी हैं कि जिनमें वो गिर सकती हैं। एक तो यह है
کہ بہت زیادہ نمود و نمائش ہے. ایک لڑکی کو وہ دیکھتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر 5 لاکھ کا ایک اسمارٹ فون ہے. وہ کہتی ہے کہ ارے یہ کس نے لے کے دیا؟ وہ کہتی ہے میرے ایک شوگر ڈیڈی ہیں, انہوں نے لے کے دیا. پھر شوگر ڈیڈی کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے. پھر شوگر ڈیڈی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے, اور پھر شوگر ڈیڈی بہت سارے مل جاتے ہیں, اور پھر معاملہ چل سو چل. آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ میں بہت گندی بات کر رہا ہوں, میں بالکل حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اور میں ایک ڈاکٹر ہوں تو بڑی بڑی چیزیں روز فیس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگ دیکھتے ہوں. ایک بالکل سچا قصہ آپ کو چند دن پہلے کا حلفیہ سناتا ہوں. کہیں سے ایک لڑکی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی. وہ ایک پرائیویٹ ہاسٹل کے اندر اس نے رہنا شروع کر دیا. آ کے دیکھ کر لاہور شہر کی رنگینیاں اور رونقیں آنکھیں پھٹ گئیں. ایک لڑکے کو اس نے اپنے ساتھ ذرا سا انوالو کر دیا. لڑکے بھی ہر وقت انوالو ہونے کے لیے تیار ہیں. خیر ان کے تعلقات ایسے بڑھے کہ لڑکی نے اس کو اپنی سہیلیوں سے پوچھنے کے بعد گلبرگ کے ایک ہاسٹل کا بتایا, جس کا نام میں اچھی طرح جانتا ہوں, مگر رہنے دیجیے آپ کے سامنے بتا دوں گا تو آپ بھی وہاں جانا شروع کر دیں گے. وہاں پہ لاہور کے بہت سارے ہوٹلز کی طرح بائی دا آر کمرہ کرائے پہ ملتا تھا. آپ جب ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں اوور نائٹ سٹے کرنا ہے یا 2 دن رہوں گا. وہاں پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. وہاں لڑکی یہ کہتی ہے مجھے 2 گھنٹے کے لیے کمرہ چاہیے, 2 گھنٹے کے کتنے پیسے ہوں گے یہ لے لیجئے, 2 گھنٹے بعد میں چلی جاؤں گی. جو لوگ 2 گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ کسی مرد کو لے کر آتے ہیں, یقیناً چلا تو نہیں کاٹتے ہوں گے, یا مناجات بیوہ تو نہیں پڑھتے ہوں گے 2 گھنٹے کے لیے, یا کوئی اور وظیفہ تو نہیں مل کے کرتے ہوں گے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. باہر طور ان دونوں کی ملاقاتیں گلبرگ کے اس ہوٹل میں اکثر و بیشتر ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر آپ یقین کیجئے کہ جب 2 لڑکے اور لڑکی کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر بے لباسی, اور بے لباسی کے بعد شب بھر رہیں کسی سے ہم آغوشیوں کے لطف, اور شب بھر کیا, یہ تو 2 گھنٹے کی بات ہے. خواتین و حضرات, ایک دن وہ صاحب میرے پاس آئے. اور میرے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی سے میری واقفیت تھی. انتہائی پریشانی کے عالم میں مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں بڑی بری طرح پھنس گیا ہوں, یہ لڑکی میرے ساتھ بہت انوالو تھی, ہم دونوں نے منگنی کی ہوئی ہے, ہم شادی کریں گے. میں نے کہا اچھا منگنی کب کی تھی؟ بس ہم نے دل میں ایک دوسرے کا ساتھی مان لیا تھا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, نکاح بھی ایسے کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ ان سے جنسی تعلقات کو اس قدر استوار کیا تھا کہ کوئی دن نہیں جاتا جب آپ کے جنسی تعلقات نہیں قائم ہوتے. تو بس آگے سے شرمندہ سو کے کہنے لگے بس یہ غلطی ہو گئی, دراصل وہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اس نے پتہ کیا ہے تو ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر ہے وہ اس کی صفائی کرنے پہ تیار ہو گئی ہیں, مگر انہوں نے 85,000 روپیہ مانگا ہے. تو خدا کے لیے میری مدد کیجئے, میں 85,000 روپیہ دے نہیں سکتا, مگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ کسی کا پتہ بتا دیں, کسی سرکاری ہسپتال کا پتہ بتا دیں جہاں پہ سستے میں ہم دونوں چھوٹ جائیں, یعنی کہ اس کے رحم میں جو حرام کی اولاد پلنی شروع ہو گئی ہے ہمیں اس سے نجات چاہیے. میں نے ان کو کہا پہلے, میں نے کہا اگر آپ کا پورا ارادہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کا ہے تو پھر فوراً نکاح کر لیجئے, اور آنے والے بچے کو بھی جینے کا حق دیجئے. آئیں بائیں شائیں, ابھی اس کی باجی نہیں مان رہی, ابھی میری امی کو نہیں پتا, ابھی بھائی جان نہیں جا کر رشتہ مانگیں گے. در پھٹے منہ, بھائی جان, امی جان, باجی جان سے پوچھ کے یہ سب سالہ سال کا تعلق قائم کیا تھا. باہر طور میں نے کہا سب سے پہلے یوں کرتے ہیں کہ میں جا کے اس لڑکی کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں. اگر وہ پریگننٹ ہوئی تو پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے گا. اگر پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کوئی مدد کر سکوں. میں بھی بڑا مکار آدمی ہوں, میں ان لڑکیوں کی نفسیات کو اور ان کے حربوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو ہم وادت روڈ پہ واقع ایک نجی گرلز ہاسٹل میں پہنچے. وادت روڈ لاہور کے اندر بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جو کہ مختلف کٹس بیچتی ہیں پریگننسی ٹیسٹ کے. پورے 60 روپے. بڑی مشکل سے وہ لڑکی نیچے آئی. جو ہی اس نے دیکھا کہ میں ڈاکٹر عمر عادل اس اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھڑا ہوں, یقین کیجئے گلی تھی جس سے گزر کے دروازہ آتا تھا اس نجی ہاسٹل کا, کبھی گلی کے اس طرف والی دیوار پر ٹکر مارتی تھی, کبھی اس طرف والی دیوار پہ. اس کی حرکتیں دیکھ کر میں نے اسے کہا بی بی پریشانی کس چیز کی ہے, اور میں ایک ڈاکٹر ہوں, مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے, میں تو روز ایسوں کے راز جانتا ہوں کہ جنہیں افشاں کرنے لگوں تو تمہاری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے. باہر طور میں نے کہا بی بی یہ ایک سمپل سی اسٹرپ ہے, اس کے اوپر آپ نے ابھی صبح کا وقت ہے, پیشاب کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے تصویر دے کے کہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا یا نیگیٹو آیا. اس لڑکی نے
इस तरह खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर खून पी जाने वाली नजरों से उस लड़के की तरफ देखा। बाहर तो और उसके पास कोई चारा नहीं था, वो ये स्ट्रिप लेकर वापस ऊपर अपने कमरे में चली गई और तकरीबन हम 1.5 घंटा इंतजार करते रहे, जिस दौरान बार बार वो साहब फोन करते थे अपनी उन हसीना दिल पजीर को कि भाई क्या बना, मूत दिया, टेस्ट कर लिया कि नहीं। 1.5 घंटे बाद उसको ये पता चल गया कि डॉक्टर उमर आदिल टलने वाला नहीं है। उसने अपना टेस्ट, उसकी तस्वीर नीचे उसके फोन पे व्हाट्सएप पे भेजी जो कि बिल्कुल नेगेटिव थी, और नेगेटिव के बाद वो खुद नीचे आ गई और कहने लगी हमारी जाती जिंदगी में आप दखल दे रहे हैं, हम आपस में जो मर्जी करें। मैं कहा जाती जिंदगी है बेटा तो अच्छी बात है, अपने बड़े भाई को बुलाओ, तुम्हारी वो जो बाजी सऊदी अरब में रहती हैं उनको बुलाओ, और बाकी जो तुम्हारे लवाहिकीन हैं उनको बुलाओ और बताओ कि ये मायानाज साहब जो हैं ये उनकी फर्जंदगी में आना चाहते हैं। एकदम से टूट सी गई और कहने लगी मैं भी क्या करती, मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए था, मुझे 85,000 रुपए की जरूरत थी, तो इस बेवकूफ को मैं और किस तरह मनाती 85,000 रुपए देने पे। ये है असल हकीकत। ख़वातीन हज़रात, ये एक हल्का सा वाक़या है, मैं इसके बहुत सारे और वाक़यात सुना सकता हूँ, मगर आप कहेंगे यहाँ बैठ के तालिब इल्म लड़कियों के बारे में गंदी बातें करता है, और जो कुछ वो करती हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं। ख़वातीन हज़रात, हर प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तमाम मौजूद लड़कियाँ, उनकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। किराएदार के तौर पे अगर एक मालिक मकान किसी भी औरत या लड़की जो तन्हा है, जिसके साथ मर्द नहीं है, उसके कवायफ दर्ज कराने का पाबंद होना चाहिए। हजूर वाला, ये 10-10 महीने पुरानी गली सड़ी लाशें आप कब तक छिपा वालों से और ईदी वालों से उठवाने की नीयत से उनकी वीडियोस बना के आम करते रहेंगे? कब तक हमारे यहाँ गली हुई लाशों को देखने वाले लोग व्यूज देते रहेंगे? इनकी प्राइवेटली बनाई हुई वीडियोस को हमें शर्म आनी चाहिए। और ख़वातीन हज़रात, आखिरी बात जो मैं कहूँगा, और ये ख़ास तौर पे मैं पंजाब के लिए कहूँगा, कि हमारे यहाँ गांव से जो माँ बाप मजबूर होके भूख और इफलास के मारे अपनी बेटियां छोटी छोटी उम्रों की 6 साल की 7 साल की लोगों के घरों में मुलाजमत में दे जाते हैं, और फिर 6-6 महीने पता नहीं चलता कि उस बच्ची के ऊपर जुल्म के कौन से पहाड़ टूट रहे हैं, उसकी कौन कौन सी हड्डी सलामत बची है, क्योंकि बाकी सारा ढांचा मजरूब होता है, चोटो चोट होता है और टूट फूट का शिकार होता है। और जब वो मर जाती हैं तो उनकी लाशें बेगमात घर से बाहर फेंकने से पहले फोन कर देती हैं कि आके अपनी बेटी की लाश ले जाओ। ख़वातीन हज़रात, आप कहेंगे डॉक्टर उमर ऐसे नहीं होता। कोई दिन जाता था, कोई महीना जाता था कि आपके सामने एक घरेलू मुलाजमा की लाश, एक बच्चे को जब इतना मार दिया जाए तो मेरी नजर में वो मर जाता है। कुछ दिन पहले की आपको बात याद दिलाऊं, आज आप में से अगर किसी को याद भी होगा उसका तो मैं मान जाऊंगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि रिजवाना केस याद है आपको? रिजवाना, जो एक जज साहब एक मुंसिफ पाकिस्तान के घर में मुलाजमा थी, जहां पे उनकी बेगम थी जो साहिब औलाद थी, और वो खबीस तरीन औरत उसको इतना मारती थी और उसके जख्मों का कोई ख्याल नहीं किया जाता था। जब रिजवाना को उसकी मां शमीम अख्तर लेने के लिए आई है तो वो बस में चढ़ नहीं सकती थी, उसकी दोनों टांगें, दोनों बाजू टूटे हुए थे। रिजवाना के जख्मों के अंदर कीड़े कई महीने से पड़े हुए थे जो उसको जिंदा खा रहे थे। आपके यहाँ हुमैरा असगर अली की लाश पे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने नहीं आपका वीलॉग देखना, हम इस तरह की चीजें नहीं देख सकते हो, तुसी एडे नाजुक दिल वाले ताले वर्गा पत्थर दिल कोई है ही नहीं है। आप तो उन बच्चियों को जिंदा कीड़ों को खाता हुआ देखते हैं जो आपके घरों में मुलाजिम हैं, और फिर मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आपका वीलॉग मैं नहीं देख सकता, मेरा दिल परेशान हो जाता है, मैं तो बहुत नाजुक मिजाज की औरत हूं। तो फिटे मुंह नाजुक मिजाज होने का। याद है आपको रिजवाना कितने महीने पहले सरगोदे के अस्पताल में रही, फिर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में रही, जहां उसको देखकर तौबा 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 करने को दिल करता था। मेरे पास उसकी बहुत सारी तस्वीर हैं, क्योंकि मैं भी उसके इलाज के अंदर शामिल था उस टीम के अंदर, बिकॉज उसकी दोनों बाजू की हड्डियां टूटी हुई थी। और पता क्यों टूटी हुई थी? कि जब वो औरत, उस जज की बीवी, उसको सलाखों से मारती थी तो अपना चेहरा बचाने के लिए अपने छोटे छोटे बाजू अपने मुंह के आगे करती थी, मगर उस जालिम औरत के हाथ में पकड़ी हुई सलाख
उसकी हड्डियां तोड़ देती थी उसके बाजुओं को, और फिर वो औरत कहती थी टूटी हुई हड्डियों के बाजुओं के साथ मेरे घर के बर्तन मांजो, मेरे घर के गंदे कपड़े धो और सफाई करो इस घर की। ख्वातीन हज़रात, आपको मुबारक दूं, मैं इस बात को 1 साल हो गया है, मैं आज भी रिजवाना के साथ इन टच हूं, क्योंकि ये 14 बच्चों में से अपने माँ बाप की एक बच्ची है। मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाहता कि मेरे कितने दोस्तों ने मेरी मदद की कि मैं रिजवाना की खुराक के लिए, उसके भाई बहनों की खुराक के लिए, उसकी माँ की मदद के लिए उनको रकम हर महीने दूं। जब आप चाहें, अल्लाह करे शमीम अख्तर मेरी गवाह हो, ताकि आपको ये बताए कि महीने के किस दिन वो आती है और मुझसे एक मखसूस रकम, जो सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि बहुत अच्छे मुखय्यर लोगों की भी दी हुई है, वो लेके जाती है। मगर हमेशा के लिए रिजवाना एक जिंदा लाश बन चुकी है। वो बोलती भी नहीं, वो इतनी खौफजदा है कि हर वक्त चीखें मारती रहती है। रिजवाना की माँ जिंदा मर चुकी है, इसलिए कि उसने इतना जुल्म अपनी बेटी पे देख लिया है, फिर इस मुआशरे का देख लिया है जो उस पर किया गया। उसको कहीं इंसाफ नहीं मिला। हजूर वाला, इंसाफ कैसे मिलता? इंसाफ देने वालों के घरों में इन बच्चियों की ये हालत की जाती है, उनकी बीवियां उनको इतना मारती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इस औरत का नाम क्या है। इस औरत का नाम है सोमिया आसिम। कहिए याद आया? नहीं, कुछ याद नहीं आया, इसलिए कि साल पुरानी बात है, इसलिए कि नई खबरें आ गई। आजकल तो आपको सिर्फ एक बात याद है, और वो है हुमैरा असगर अली। फिक्र न कीजिए, चंद दिन की बात है, इसको भी भूल जाएंगे, क्योंकि फिर कोई और साजदा अनवर अली आ जाएगी, उसके बाद कोई शाकरा यावर अली आ जाएगी, आप भूल जाएंगे, एक नया किस्सा आपके हाथ लग जाएगा। ख्वातीन हज़रात, कहना सिर्फ ये है, और ट्रेजेडी ऑफ द सिचुएशन ये है कि इतने कहर का केस, हाईली पब्लिसाइज, हमारी जो आज वज़ीर आला पंजाब है, वो ख़ास तौर पे जनरल हस्पताल गई थी रिजवाना को देखने के लिए, और जो कुछ वहाँ उन्होंने कहा और किया, उसके बाद भी हमारी घरेलू ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, घरेलू मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 इंच सिस्टम आगे नहीं बढ़ा, 1 इंच। और मुबारक हो जज साहब को और सारी अदलिया को कि आपकी बीवी और आप सबकी भाभी सोमिया आसिम को 1 दिन के लिए कैद नहीं किया गया, उन पे कोई इल्जाम नहीं धरा गया। आज से 1 साल पहले जो आखिरी हेयरिंग हुई, उसमें जज साहब ने कहा कि भाई सारी मेडिकल रिपोर्टें जो हैं वो मिसेस आसिम को दे दी जाएं, ताकि वो अपना मुकदमा तैयार कर लें। और उस दिन सरगोदा की पुलिस ने नामुकम्मल चालान पेश किया। ये आखिरी दफा था कि जब रिजवाना का मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश हुआ, और उसके बाद हमेशा के लिए दबा दिया गया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपका निज़ाम अदल क़यामत का है, इस कदर क़यामत का है कि आज जब जज दुहाइयां देते हैं अपने लिए इंसाफ लेते हुए, तो मैं ये सोचता हूं कि ये तो होना ही था। अभी तो आगे देखिए, जो आज मुंसिफ हैं, कल उनके साथ जब जमाने ने और वक्त ने इंसाफ किया, तो उनको समझ नहीं आएगा कि किस अदालत की तरफ जाएं। और ये तो इन अदालतों की बात कर रहे हैं, जब वो अदालत लगी, जैसे हम कहते हैं हशर दी कचहरी, तो फिर देखिएगा क्या होता है। ख्वातीन हज़रात, ये तो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आजकल आपके दिमाग पे सवार है, आपको मुल्की हालात कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हर बंदा बैठ के, बड़े से बड़ा भी व्लॉगर बैठ के यही दही फेंट रहा है, लस्सी पतली कर रहा है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पानी ये चिम्मदानी पे फेर देने, इस पे कभी मक्खन नहीं आएगा। मगर जब इस किस्म की खबरें हों तो ये पानी में मदानी नहीं होती, एक गूं च मदानी होती है, एक चिक्कड़ च मदानी होती है, इसके ऊपर लिद्दी आती है और कुछ नहीं आता। बस करें, मूव ऑन, मेक श्योर दैट यू से समथिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ न्यू लॉज एंड देयर एनफोर्समेंट व्हिच विल प्रिवेंट women from dying, from being murdered and then left to rot। आई समझ आपको मेरी बात की? आगे चलते हैं। इस दौरान कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिनके बारे में मैं यकीनन आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं, मगर आपके सामने मैं जिनको मुखातिब कर रहा हूं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हैं। मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत वो हैं मेरी नज़र में, और मेरी नज़र के साथ मुत्तफिक हैं सदर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप। वो भी बिल्कुल मेरे साथ मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की अगर एक ताकतवर तरीन हकूमती शख्सियत है जिनके हाथ में तमाम कंट्रोल है, वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं। तो मैं इसलिए
باقی تمام کٹپتلیوں کے تماشے کو نظر انداز کر کے فیلڈ مارشل صاحب سے بڑی عاجزی، خلوص اور ایمانداری اور احترام سے ایک بات کہوں. حضور والا, have a look at the way criticism is being handled by this current setup. میں فیلڈ مارشل صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ پہ تنقید کی جاتی ہے, کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے جس کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بدتمیزی کا جواب ریاست کی طرف سے, مقتدرہ کی طرف سے, صاحبان اقتدار کی طرف سے بدتمیزی, ظلم یا جسے کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تھرو وائلنس نہیں ہونا چاہیے. میں پورے واشگاف الفاظ میں بے انتہا زیادہ آپ کے سامنے سختی سے یہ کہوں گا, کسی بھی خاتون کو, اور خاص طور پہ ایسی خاتون کو جو کہ سیاستدان ہو اور اس وقت ایک بہت اہم عہدے پہ ہو, جب آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات آپ کے متعلق بھی نہیں ہے. آپ اعتراض کیجئے, تنقید کیجئے, آپ واقعی اور طریقے بھی ہیں, شاید بہت کم ہیں, مگر گالی دینے سے کچھ نہیں بنے گا. ہاں, ایک صاحب نے لاہور میں اپنے حالات سے تنگ آ کے ایک ایسے دن جبکہ لاہور کی سڑکیں بالکل وینس لگ رہی تھیں, یعنی کہ پانی پانی تھا, اور وہ سائیکل پہ اپنے گھر جا رہے تھے, 2-3 دفعہ گرے بھی پانی کے اندر, اور یہ بھی خیال تھا کہ گھر جاؤں گا تو پتہ نہیں بجلی نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو کیا اس بجلی کا بل میں دے سکوں گا, اور کیا اس مہنگائی کے دور میں اور مسائل منہ کھولے ہوئے, منہ پھاڑے ہوئے میرے منتظر ہوں گے یا نہیں. تو انہوں نے کسی کو کہا کہ آپ بھی ویڈیو بنا, اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے لیے, میں اس لیے وزیر اعلیٰ انہیں نام نہیں لیا, مگر وہ جو نعرہ ان کے لیے ایک بچی نے قصیدے کے طور پہ لگایا تھا, اسی کے ہم وزن انہوں نے ان کو کوئی بڑی گندی باتیں کہیں, جن کو میں کبھی بھی کنڈون نہیں کرتا بلکہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. مگر نہ جانے پورے پاکستان کو اور پاکستانی ڈائسپورا کو جو اس ملک کی سرحدوں سے بہت باہر رہتا ہے, اس آدمی کے کہے ہوئے الفاظ کیوں ایسے لگے کہ دیکھنا تقریر کی لذت, دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو تم نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ تو میرے دل میں تھا. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ آپ ذرا یہ سوچتے کہ اس کا یہ کہا ہوا, یہ سب بیان کیا ہوا ریزونیٹ کیوں کر رہا ہے, ہر پاکستانی کے ساتھ ریزونیٹ کیوں کر رہا ہے. میں اس کا ثبوت آپ کو یہ بتاؤں. ثبوت اس کا یہ ہے کہ 2 دن کے اندر جس شخص کو سب سے زیادہ دیکھا گیا, سرچ کیا گیا, ویو کیا گیا, لائک کیا گیا, وہ اور کوئی نہیں تھا, وہ یہ آدمی تھا جسے آپ لاہوری چاچا کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام جو ہے, مجھے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ساجد نواز ہے. آج آپ ہر ایک شخص کی زبان پہ اس شخص کا یا تو نام ہے یا اس کے کہے جملے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے صد کے بہت کچھ کہا, مگر فیلڈ مارشل صاحب, حکومتیں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, بڑی طاقتوں کے دل اور حوصلے بڑے ہوتے ہیں. کچھ دنوں بعد اس کو اٹھا لیا گیا, اٹھا کے 4 دن کے لیے غائب کر دیا گیا. پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارا میڈیا پریشر بلڈ اپ ہوا, اور پھر ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جس میں یہ پولیس کسٹڈی کے اندر معافی مانگ رہے ہیں, زندہ باد ان تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں جن کو پہلے یہ گالیاں بک چکے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی غیر قانونی چیز ہے. آپ نے اگر کوئی قصور کیا ہے, آپ عدالت میں پیش کیجئے, گرفتار کرنے کے بعد, صحیح FIR کاٹنے کے بعد, وہ سیکشنز لگائیں قانونی جو شخص کے الزام کے مطابق اس کو مجرم بناتے ہیں, اور پھر ایک عدالتی پروسیس چلے اور فیصلہ ہو. مگر یہ سب کچھ نہیں, تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کے. آج کل ویسے قانون اور آئین پتہ کس چیز کا نام ہے؟ میری خواہش, میری مرضی, میری پسند کا, اور کچھ نہیں. باہر طور اس کے بعد جب بات اور بگڑی تو پھر شاید آپ تک بھی بات پہنچی ہو, کچھ عقل مند لوگ حرکت میں آئے اور ان صاحب کو ایک مقدمے میں, ایک عدالت میں پیش کیا گیا. جج صاحب نے پوچھا کہ 4 دن اس کو کہاں رکھا اور کیوں رکھا, اور دکھائیے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے. تو کہا گیا کہ 2024 کی جون کی 22 تاریخ تھی, ایک ریلی نکل رہی تھی, اس کے اندر لوگ شامل تھے, ریلی غیر قانونی تھی, جو لوگ تھے وہ اس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے کہ غیر قانونی ریلی میں تھے. اس میں دیکھیے 40 لوگوں کے خلاف FIR ہے جو نامعلوم افراد ہیں, ان 40 میں سے ایک نامعلوم یہ ہے, اس لیے اس کو سال بعد پکڑ لیا گیا. جج صاحب کو ویسے اپنا سر پکڑ لینا چاہیے تھا, مگر انہوں نے اس سے بھی بہتر کیا.
उन्होंने ये किया कि अपना कलम पकड़ लिया और इस आदमी यानी कि साजिद नवाज का मुकदमा खारिज कर दिया। उस आदमी को वहां से रिहाई मिल गई जहां उसको रखा गया था इतने दिनों से। फिर उसके वकीलों ने मिलकर मीडिया के सामने उसकी एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई। ख़वातीन हुज़रात, हुआ क्या? जग होसाई हुई, तोए तोए हुई। हमें ये पता चला और आपको ये गेज करना चाहिए था कि इस आदमी ने जो कुछ कहा है इसके हम नवा कितने हैं। कवाल बैठा होता है ना आगे, वो एक बोल कहता है और पीछे पूरे हमनवा होते हैं, उस बोल को दोहराते हैं। फील्ड मार्शल साहब, जब 25 करोड़ लोग हमनवा बन जाए तो ये लम्हा फिक्रिया है, इसे अब कैसे हैंडल करना चाहिए था। मैंने अक्सर पहले भी कहा है फील्ड मार्शल साहब, मैं और आप हम उम्र हैं, इसलिए मैं इस चीज़ की रायत लेता हूं कि मैं अगर आपको कुछ कहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी तालीम भी शायद थोड़ी बहुत आपसे ज़्यादा है और मेरे दिल में भी इस मुल्क की मोहब्बत उतनी ही है जितनी आपके दिल में है। आप जान हथेली पे लिए फिरते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। यकीन कीजिए, मैंने वर्दी तो नहीं पहनी हुई, मैं भी बगैर वर्दी के जान हथेली पे लिए रखता हूं कि किस दिन ये मुल्क मुझे पुकार लेगा अपनी हिफाजत पे कुर्बान होने के लिए। अब बताता हूं हैंडल कैसे करना चाहिए था। इन साहब ने जिन जिन को गालियां निकाली थी, सबसे पहले वजीर आला पंजाब इनको अपने यहाँ गोल्फ रोड में वाक़ अपने दफ्तर में बुलाती, मीडिया भी होता और कहती, चाचा जी लगता है तुसी बड़े नाराज़ हो, जिंदगी मुश्किल है, हालात मुश्किल ने, मैं कोशिश कर रही हाँ कि ताड़ी जिंदगी बेहतर कर सका। और जब तक मैं मोहलत मंग रही हाँ कि चाचा जी मैनू गाला ना दियो, मैनू दुआवां दियो। मैं कसम खा के कहता हूँ, कोई भी इंसान होता, बीबी मरियम नवाज शरीफ उसे बुला के सीएम ऑफिस में ये कहती, वो उनके कदमों में गिर जाता कि बीबी तू अपने इखलाक नाल मैनू अज खरीद लिया है, मैं शर्मिंदा हाँ जो कुछ मैं तेरे वास्ते किया है। मैंने ते अज पता चलिया तू किड्डी वड्डी औरत है, अज तू मैनू अपनी मां लगी है, तू मेरा कसूर माफ कर दिता, मैनू ए दसिया कि मेरी जिंदगी चले बेहतरी की उम्मीद है वे। लिया बेटा जी, अज तो कदी गाल कड्डा ते मैं अपने प्यो दा नहीं ते तेरे वास्ते हमेशा दुआ करता रहांगा। क्या ये सिनेरियो आपके दिल को नहीं लगता कि ऐसा होगा नहीं या हो सकता था कि नहीं? मगर नहीं, जो तरीक़ाकार आपने चुना वो तरीक़ाकार हमेशा नफ़रत के बीज बो रहा है और नफ़रत के बीजों से मोहब्बत के फूल नहीं, यकीन कीजिए नफ़रत के नोकीले कांटों वाली झाड़ियाँ उगती हैं और बड़ी जल्दी उगती हैं, जिसमें हर एक का दामन फंस जाता है और तार तार हो जाता है। फील्ड मार्शल साहब, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ, इस वक्त आप मेरे मुल्क के कर्ता धर्ता हैं। यहाँ पे जो गलती होगी वो अल्टीमेटली आपके नाम लगाई जाएगी। मुझे आपको मजबूत देखना है, मुझे इस मुल्क की फ़ौज को मजबूत देखना है। हम बड़े मुश्किल हालात में हैं, इसे मज़ीद मैं मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा ख़ुद को कैरी करती हैं, मगर उनके हैंडलर्स उनको बहुत बुरी तरह हैंडल करते हैं, बहुत बुरी तरह। इसीलिए तो फिर उनकी शान में पढ़े जाने वाले कसीदे जिसमें सबकी माँ है, वो कसीदे वासोख्त की शक्ल ले लेते हैं। आप सब लोग सुनिएगा जाके आज कि वासोख्त क्या होता है। ये शेर की एक सनत है, एक सिनफ शायरी है। आपको पता चलेगा कि कसीदे को वासोख्त क्या चीज़ें बनाती हैं। आपको एक मिनट के लिए सोचना है, वाई इज़ इट सो ईजी टू फील वन with somebody who hates and abuses the current setup। इसकी वजूहात को देखिए और फिर उन वजूहात को दूर कीजिए ताकि हम इन मुश्किल हालात में एक स्टेबल सेटअप के ऊपर इन्हिसार कर सकें। मेरी बात को समझिए ज़रूर एक दफ़ा, खुदा के लिए। अब मुझे पकड़ने के लिए किसी को ना भेज दीजिएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। चंद दिन मुझे भी ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर मुझसे एक माफ़ी नामा रिकॉर्ड करेंगे, कुछ बार बार रिकॉर्ड होता था कि सही अल्फाज हों, और फिर गैर कानूनी तौर के ऊपर वो मुख्तलिफ जगह पे ट्रेल करेगा। किसी की इज्जत में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ जिसका ये किया धरा है वो हीरो बन जाएगा इस मुल्क के लिए। एक साहब ने तो बहुत अच्छा कहा कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो, इन साहब को बड़े से बड़े लीडर के अगेंस्ट आप इलेक्शन लड़वा दें, ये आदमी 90% वोट लेकर कामयाब हो जाएगा। क्या आप ये चाहते हैं? क्योंकि इन हरकतों से तो यही होगा। ठंडे दिल से, थोड़ा सा बर्दाश्त,
थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी बुर्दबारी के साथ इन चीज़ों पे गौर कीजिए, हालात आपके मुवाफिक हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, आजकल जो कुछ हो रहा है वो ऐसा लगता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं। एम्बेरसमेंट से एम्बेरसमेंट्स हैं हर बेवकूफ़ी के स्टेप के मुतल्लिक। मैं जल्दी जल्दी आखिर में आपको ये बता दूं कि हमारे वफाकी दारुल हुकूमत के D12 सेक्टर के अंदर ईरान और मारगला एवेन्यू के जंक्शन के ऊपर एक चौक था जिसके अंदर एक मोनूमेंट बनाया गया। आप सब जानते हैं कि 2 हाथ 2 बॉल्स को उठाए हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, 2.5 करोड़ रुपया लगा के, सुना है कि ये कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिसने बनाया ये पे और इसके ज़रिए इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा करना था, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर ये देखे हुए कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं, ये वहाँ पे तामीर कर दिया गया। और तामीर के बाद फ़ख्रिया इसे पेश किया जाता कि ये देखें ये क्या उम्दा हमने चीज़ बनाई है। और फिर आज जब मैं आपके सामने ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन 2 हाथों को तोड़ दिया गया है। ये वो ठाकुर के वो 2 हाथ निकले जिन्हें काट दिया गया और जो गब्बर सिंह ले गया है, और उसकी जगह सिर्फ अब एक मलबा पड़ा हुआ है। मलबा तो पड़ा हुआ है, मगर मलबा हमारे कौमी किरदार का भी बन गया। हमें ये बताया गया कि ये 2 हाथों में जो चीज़ उठाई गई है, जो 2 गोल गोल बॉल्स हैं, ये दरअसल कोई और बॉल्स हैं। और इस मुल्क में यही बताया गया कि जो हाथ इन बॉल्स को उठाते हैं फिर वो बहुत ऊंचे जाते हैं। ये हमारी कौमी तरबियत है, ये हमारे हाथ में वो कुंजी है जिससे हम हर कामयाबी का दरवाज़ा खोलते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं क्या कहूँगा, आपकी तो पार्लियामेंट के अंदर आपकी जो कौमी असेंबली है उसमें जो अल्लाह के नामों के नीचे सब बैठ के मुख्तलिफ बातें करते हैं, वहाँ क्या सनाउल्लाह मस्ती खेल ने आपके एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर के मुंह पे ये बात नहीं मारी थी कि आप बॉल्स का खेल खेलते हुए आए हैं? ख़वातीन हज़रात, इसके बाद इस किस्म के मोनूमेंट की तैयारी से वहाँ रखना दरअसल एक तमांचा था हम सब के मुंह पे कि लो भाई, हमने तुम्हारे कौमी वतीरे को यूं मुजस्सिम एक मोनूमेंट की शक्ल दे दी है। आप कहें कि नहीं, ये दरअसल गेंद नहीं थे, ये दुनिया के नक्शे थे। तो पाकिस्तानियों, कौन से वो 2 हाथ ऐसे हैं जिनके अंदर 2 दुनियाएं मौजूद हैं? एक तो दुनिया एक है, या ये एक मरीख था और एक ये अर्थ थी? खुदा का वास्ता बेवकूफ़ियाँ मारना छोड़ें। एक साहब ने बहुत अच्छी बात की जो मैं आखिर में आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की। अगर सिर्फ कोई अक्लमंद ये करता, एक हाथ में क्रिकेट का बॉल दे देता और दूसरे हाथ में हॉकी का बॉल दे देता और कहते कि हम अपने कौमी खेलों के मुतल्लिक ये मोनूमेंट बना रहे हैं, तो यकीन कीजिए ये क्रिकेट के बॉल वाला हाथ इतना ऊंचा हो जाता कि फिर मैं अब क्या कहूँ, और ये भी क्यों कहूँ कि क्यों हो जाता। मगर शुक्र है कि ऐसा भी नहीं किया गया। मुझे सिर्फ फील्ड मार्शल साहब को ये कहना है कि फील्ड मार्शल साहब, जो इस ब्लंडर के जिम्मेदारान हैं, उनमें से 1-2 को करार वाकई सजा दीजिए। क्या मुश्किल है कि CDA के चेयरमैन रंधावा साहब को नौकरी से निकाल दिया जाए कि उनकी चेयरमैनशिप के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के चौक जो हैं उनके अंदर इस किस्म की एम्बैरेसिंग तनसीबात की जा रही हैं, जो कि फिर रातों रात तोड़ दी जाती हैं, मगर वो रात आने से पहले पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए तोए तोए हो जाती है। पाकिस्तान के वकार को तबाह कर दिया जाता है, हुकूमत वक्त को और उसके यहाँ आने के हथकंडों को एक्सपोज कर दिया जाता है। प्लीज फील्ड मार्शल साहब, डू समथिंग अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू गेट थ्रू लाइफ इन दीज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। और काइंडली हुकूमती नुमाइंदों को कहिए, कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले, टिकटॉक बनाने से पहले, अपनी तारीफ करवाने से पहले किसी एक जगह से मंजूरी ले लें कि क्या हम ऐसा करें या ना करें। और 90% केसेस में उनको ये कहिए कुछ ना करें, चुप करके आराम से बैठ के मज़े करें, रहने दीजिए बाकी बातें। जिस राह आप आए हैं ना, उस राह ही जाना है। उम्मीद है फील्ड मार्शल साहब, आप मेरी बात पे एक दफ़ा गौर करेंगे। मेरा मशवरा एक हमदर्द का मशवरा है, एक नाक़िद का मशवरा नहीं। अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानें। अगर मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी आपका दोस्त नहीं हूँ, तो फिर मुझे बताइएगा कि आपके दोस्त कौन हैं। बहुत मेहरबानी।